Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start 5th chapter of class 6th maths which is understanding elementary shapes. Elementary shapes आप जानते सभी है, 2 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग उसको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. तो ये आपका ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे. ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हमें चैप्टर समझना है, ज्योमेट्री समझनी है, तो सभी एक्सरसाइजेज हमें करनी ही पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मेजरिंग लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट्स आपको पता है, फिक्स्ड लेंथ की जो लाइन होती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं आप? 2 लाइन सेगमेंट्स में अगर कंपैरिजन की हम बात करें, पहला टॉपिक कंपैरिजन ही है. आपको कंपेयर करना है कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है. तो कंपैरिजन, मान लीजिए एक लाइन ये है ए बी लाइन सेगमेंट सॉरी, और एक लाइन सेगमेंट ये है पी क्यू. आपसे अगर कंपैरिजन के लिए कहा जाए तो फर्स्ट जो तरीका है कंपैरिजन का उसको हम बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन. थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है इसमें, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है. बाय ऑब्जर्वेशन मतलब आप ऑब्जर्व करके बता रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए बी बड़ी है और पी क्यू छोटी लाइन है. तो पहला तो तरीका है बाय ऑब्जर्वेशन. दूसरा हमारा होता है बाय ट्रेसिंग. अगर ऑब्जर्व करने से बहुत क्लियर नहीं हो रही है पिक्चर तो नेक्स्ट आप ट्रेस कर सकते हैं. मान लीजिए 2 लाइन सेगमेंट आपको दी गई, एक ये है ए बी और एक ये लाइन है पी क्यू. इसमें पूछा गया बताइए कौन बड़ी है. यहाँ पे तो ऊपर नीचे ही ये ड्रॉ कर दी. इसको थोड़ा सा अगर ऐसे करें तो आप ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे. कौन सी लाइन बड़ी है, ये या फिर ये? तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको ट्रेस पेपर आप लीजिए. ट्रेस पेपर आपने देखा ना, आप रखते हैं तो नीचे जो भी लिखा होता है आपको दिखाई देता है. इस लाइन के ऊपर आपने ट्रेस पेपर रखा मान लीजिए. उसके बाद ट्रेस पेपर पे लाइन ट्रेस कर लीजिए. उसके ऊपर आपको लेंथ पता लग जाएगी. फिर ट्रेस पेपर को इस लाइन के ऊपर रखिए और देखिए कि ये लाइन आपको उससे बड़ी दिखाई दे रही है साइड में, या फिर उसने इसको पूरा ढक लिया है नीचे वाली ने और थोड़ा सा आपकी ट्रेस पेपर वाली लाइन आगे जा रही है. तो सेकंड होता है बाय ट्रेसिंग. ट्रेस पेपर ए के ऊपर रख के इस लाइन को उस ट्रेस पेपर पे ट्रेस कर देना है. फिर उसी पेपर को इसके ऊपर रखना है लाइन के ऊपर, और आप देखेंगे कि ये लाइन बड़ी है या फिर छोटी है. ओके, ट्रेसिंग से. थर्ड है आपका विद रूलर एंड डिवाइडर. विद कंपेयर यूजिंग रूलर या फिर डिवाइडर. रूलर आपके स्केल को बोलते हैं. डिवाइडर क्या होता है, आपने कंपास जैसा एक देखा होगा, सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. आप जनरली कहते हैं इसका क्या यूज़ है, जिसमें दोनों साइड निब होती है. आपको दिखा देते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है, रूलर एंड डिवाइडर. ये डिवाइडर होता है आपका और ये रूलर तो आप सभी जानते ही है. रूलर से कैसे मेजर करेंगे, एक्चुअली रूलर ही मेन आपका तरीका है मेजर करने का, डिवाइडर से भी आप नहीं करते हैं. लाइन है ए बी, आप स्केल यहाँ रखेंगे, मेजर कर लेंगे 6 सेंटीमीटर की है. फिर दूसरी लाइन के ऊपर स्केल रखेंगे, वो मान लीजिए 7 की है, तो आपको पता लग जाएगा कि दूसरी लाइन बड़ी है, यानी कि रूलर से आप उसको मेजर कर लेंगे कि कितनी बड़ी वो लाइन है. अब इसमें रूलर को देखने का तरीका बताया हुआ है. आप कई बार मान लीजिए आपने रूलर को रखा, स्केल को रखा, और आप स्केल को इधर झुक के देख रहे हैं साइड से, यहाँ से, तो ये क्या है, आपको 1-2 सेंटीमीटर्स का इसमें फ़र्क रह, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर का फ़र्क रह जाता है. अगर मान लीजिए 6.4 की लाइन है तो आपको इधर से देखने से हो सकता है वो 6.3 सेंटीमीटर दिखाई दे. तो आपको जब आप रखते हैं स्केल को किसी लाइन के साइड में तो आपको हमेशा बिल्कुल टॉप से देखना है. करेक्ट जो पोजीशन है आपकी वो है कि बिल्कुल ऊपर से 90 डिग्री का एंगल आपके आँख के और रूलर के बीच में बनना चाहिए. बिल्कुल टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको करेक्ट उसकी लेंथ पता लगेगी. ओके, तो ये पोजीशनिंग एरर है, ये भी आपको पता होना चाहिए. रूलर से हम लोग कैसे देखते हैं, सबसे पहले लाइन है ये आपकी, इधर रखा सॉरी डिवाइडर से, डिवाइडर की एक पिन इधर रखी, दूसरी इधर रखी, उतना ओपन कर लिया. अब जितना ये ओपन है उसको स्केल के ऊपर रख के उसकी लेंथ मेजर कर ली. कहने का मतलब है बात वही है, स्केल को यहाँ ना रख के पहले डिवाइडर में वो लेंथ ले ली और फिर डिवाइडर को यहाँ रख के आपने एग्जैक्ट लेंथ देख ली. ओके, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइडर से दोनों लाइन की आप लेंथ देख लेंगे, उसके बाद बता देंगे कौन सी लाइन ग्रेटर है, लार्जर है, कौन सी स्मॉलर है. तो ये कुछ तरीके हैं आपके मेजर करने के किसी भी चीज़ को. अब इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. 4 तरीके आपको बताए गए. सबसे पहला सिर्फ ऑब्जर्व करके बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा ट्रेसिंग से ट्रेस पेपर यूज़ करके, और तीसरा डिवाइडर या फिर स्केल को यूज़ करके या फिर रूलर को यूज़ करके. एक ही बात है, इन दोनों का एक ही मतलब है. ओके,
चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइव, जैसा मैंने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नहीं हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्व करके लाइन को कंपेयर करने में क्या डिसएडवांटेज है, क्या मतलब इसमें एक तरीके से खराबी है कि आप नहीं कर सकते। तो होता क्या है, अगर दो लाइंस के बीच में लेंथ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए एक ये है एक ये है, तो आप मेजर कर लेंगे, बता देंगे कि ये छोटी है ये बड़ी है। उसमें भी कितनी बड़ी अगर आपसे पूछ लिया कितने सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो फिर वो भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लॉन्गर है कितनी। लेकिन अगर दो लाइंस इस तरीके से है, अब मैं इसमें ऑब्जर्व करके बोलूँ कि बताइए कौन सी लेंथ बड़ी है, तो ऐसे में ये एक्यूरेट नहीं होगा। जब डिफरेंस बहुत माइनर होता है, जब डिफरेंस स्मॉल होता है दो लाइन के बीच में, तो आप ऑब्जर्व करके एक्यूरेट आंसर नहीं बता सकते, सही आंसर नहीं बता सकते। इसलिए ऑब्जर्वेशन जो है ये उसका डिसएडवांटेज है। आप आंसर लिखेंगे क्या, इसका शॉर्ट में आंसर बता देती हूँ। लाइन्स विद स्मॉल या फिर माइनर डिफरेंसेस, लाइन जिनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाई ऑब्जर्वेशन। उनको आप ऑब्जर्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, ये इसकी खामी है, ये इसकी कमी है। ओके, सिंपल आंसर है। जो कम डिफरेंस की, जिनमें कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम अंतर है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं है, उसको आप ऑब्जर्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर दैन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन। यस, आप कई बार जब स्केल को रखते हैं जैसा बताया गया, तो उसमें व्यू का डिफरेंस आता है, आप उसको कहाँ से देख रहे हैं, है ना, और यहाँ से प्लस ये बिल्कुल पॉइंटेड होता है आपका डिवाइडर, तो एग्जैक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट लाइन को मेजर करता है बहुत ही एक्यूरेटली। एक तो तरीका ये है, आपने लाइन के ऊपर रूलर को रखा और मेजर कर ली। इसमें दो डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक तो आपका एंगुलर व्यू कि आपकी आँख का व्यू क्या है। मान लीजिए आपने इधर से देख लिया उसको, लाइन को, तो फिर क्या होगा, वो आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी लेंथ में, इधर से छोटी दिखेगी, बीच से ठीक दिखेगी। तो एक तो एंगल की प्रॉब्लम है। दूसरा, और इसमें ऐसा नहीं होता, डिवाइडर में अगर आपने यहाँ से नापी एग्जैक्ट होगा, यहाँ पे रख के आप जितनी भी लेंथ की आई है उसको आप किसी भी एंगल से देखो, वो आपको उतना ही एग्जैक्ट दिखाई देगा। ओके, दूसरा इसमें थोड़ा सा थिकनेस ऑफ रूलर की भी प्रॉब्लम होती है। रूलर क्योंकि थोड़ा सा थिक है और वो बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है इसकी तरह कि बिल्कुल टू द पॉइंट नाप सके। ओके, तो इसमें दो लिखेंगे आप। इसने कहा था क्यों बेटर है डिवाइडर यूज़ करना देन रूलर, लेकिन हम डिवाइडर करते नहीं है क्योंकि डबल मेहनत हो जाती है। पहले डिवाइडर से देखो, फिर उसको उस पर देखो, तो सीधा स्केल से यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, और एंगल तो हमें पता ही लग गया, हम सही ही देखेंगे अब से। तो प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें, एरर्स जो हो सकते हैं, सबसे पहले एरर, प्रॉपर आंसर ही लिखवा देते हैं, देयर माइट बी एरर, देयर मे बी एरर वाइल मेजरिंग यूजिंग रूलर। जब आप रूलर या स्केल को यूज़ करते हैं तो क्या एरर हो सकते हैं। सबसे पहला एरर है एंगुलर व्यूइंग, या फिर एरर जो आपको वहाँ पे दिया था व्यूइंग, एंगुलर व्यूइंग, एंगल जो है व्यू करने का, देखने का, वो डिफरेंट हो सकता है दो बच्चों का। और दूसरा है थिकनेस ऑफ स्केल। स्केल थोड़ा सा थिक होता है, लाइन से थोड़ा सा दूर रखा जाता है, वो बिल्कुल कहाँ से शुरू कहाँ से कहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, थोड़ा सा अंतर वहाँ पे भी आ जाता है। तो ये दो प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, ए बी उसका नाम दे दीजिए। टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए बी। कोई भी पॉइंट सी लीजिए जो ए बी के बीच में हो। तो ये आपने लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, इसके बीच में यहाँ पे सी ले लीजिए। मेजर द लेंथ ए बी की लेंथ मेजर करिए स्केल से यूज़ करके। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद इज़ ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। यस, ए सी अगर आप मेजर करेंगे, अगर ये 4 है तो ऑब्वियसली सी बी कितना होगा, 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर्स। ओके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सी पॉइंट ए बी के ऊपर होना चाहिए। आपको दे देंगे कि एक लाइन है ए बी, उसकी लेंथ है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक पॉइंट सी है, उसके बाद ए सी की लेंथ आपको दे देंगे 3 सेंटीमीटर, फाइंड सी बी। तो उसमें आप कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये कितनी होगी, 12 माइनस 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी बीच में जो पॉइंट है, लाइन के बीच में जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये पूरी डिस्टेंस होती है। इसमें वैसे कोई
इतना रॉकेट साइंस है नहीं, ईजी ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन, ये ए बी सी 3 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर, सच दैट ए बी 5 है बी सी 3 है। ओके, ये इसकी फिगर नहीं है वैसे, ये ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी। ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी 3 सेंटीमीटर है। ए सी जो है आपकी 8 सेंटीमीटर है, ए सी पूरी 8। विच ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट एक दूसरे के बीच में है। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी लेंथ है ए सी की, मतलब ए सी सबसे बड़ी लाइन होगी और बीच में कौन होगा, बी। आपको कभी भी 3 पॉइंट दे जाए, मान लीजिए ये तो फिर भी ए बी सी हमने लाइन में लिख लिए, मैं आपको 3 पॉइंट देती हूँ, एल एक्स पी, कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं आपसे कहूँ एल एक्स 12 सेंटीमीटर है, एक्स पी 3 सेंटीमीटर है और एक्स एल मान लीजिए अच्छा एल एक्स 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए कौन बीच में है, सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, एल एक्स। तो मतलब एल एक्स के बीच में एल और एक्स कॉर्नर पे होंगे और बीच में क्या होगा, पी। तो कैसे डिसाइड करेंगे, जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसके दोनों कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, बाकी तीसरा पॉइंट आपका बीच में हो जाता है। ए सी यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन है तो मतलब ज़रूर बी मिड में होगा। तो कौन सा पॉइंट मिडिल में है, बी, पॉइंट बी। बस आपको इतना ही लिखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की एक लाइन दी हुई है, वेरीफाई करिए वेदर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्या डी ए जी का मिड पॉइंट है, डी ये रहा, ए जी ये वाली लाइन है। मिड पॉइंट क्या होता है, ये वैसे आपको पता होगा, नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट मतलब होता है बिल्कुल बीच में। एक तो है पॉइंट इन बिटवीन, मान लीजिए मैंने कहा ए बी लाइन है, इसके बीच में इन बिटवीन एक पॉइंट है सी। ये लाइन थी 6 सेंटीमीटर की, ये 1 है, ये 4, ये 5 है, ठीक है। सी बीच में है लेकिन सी इसका मिड पॉइंट नहीं है। सी मिड पॉइंट कब होगा, जब सी उस प्लेस पर होगा कि इसमें 4 सेंटीमीटर इधर हो, 4 सेंटीमीटर इधर हो, मतलब जो पॉइंट किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, जितना इधर है उतना ही इधर होनी चाहिए डिस्टेंस, तो वो उसका मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको डी को चेक करना है, ए जी का मिड पॉइंट है या नहीं। पहले ए और डी की डिस्टेंस निकालिए। ए डी इक्वल्स टू कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। ओके, डी जी देखिए कितना है, डी से जी तक कितनी लाइन्स हैं आपकी, काउंट करिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर्स, 1 2 एंड 3, तो ये भी 3 सेंटीमीटर्स है। बीच में डी है, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, तो आंसर होगा यस, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी जो है वो ए जी का मिड पॉइंट है। बस दोनों तरफ आपको लेंथ देखनी है कितनी है। अगला क्वेश्चन है, इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर बी ए सी का मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी बी डी का मिड पॉइंट है, वेदर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ए बी बराबर सी डी क्यों होगा ये बताइए। देखिए उसने ये कहा बी इसका मिड पॉइंट है, सी इनका मिड पॉइंट है, तो ए बी बराबर सी डी आपको इक्वल प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे ज्योमेट्री में। चलिए, अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो कहने का क्या मतलब है, ए बी इक्वल्स टू बी सी हो गया। बी मिड पॉइंट है ना, तो ये बराबर इसके होगा ऑब्वियसली। उसके बाद सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा बी सी इक्वल्स टू किसके होगा, सी डी के, बी सी इक्वल्स टू सी डी। इसका रीज़न दे देना ब्रैकेट में, क्योंकि बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट बी है, इसलिए ए बी बराबर बी सी है। यहाँ पे सी मिड पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो इसीलिए बी सी इक्वल्स टू बी डी। अब देखिए ए बी बी सी के बराबर था, लेकिन बी सी जाके सी डी के बराबर हो गया, तो इससे क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। अगर मैं कहूँ मोहन बराबर था सोहन के, और सोहन की हाइट बराबर हो गई राम के, तो यानी कि ये भी तो इसके बराबर हो गए ना आपस में। क्लियर है ना, ये इन दोनों के इक्वल है। तो यहाँ पे बी सी जो है ए बी के इक्वल भी है, सी डी के इक्वल भी है, मतलब ए बी और सी डी आपस में भी इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में, सो ए बी इक्वल्स टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये बड़ी स्टेटमेंट है, जब भी आप ज्योमेट्री में कोई चीज़ प्रूव करते हैं, प्रूव हो जाती है अगर, तो फिर आंसर के लास्ट में हम हेंस प्रूव लिखते हैं। ओके, करना कैसे एक बार फिर से बता देती हूँ। क्योंकि बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम क्या कहेंगे, ए बी बराबर ए बी सी है। यही तो होता है ना मिड पॉइंट का मतलब। अगर ये ए और सी है, बीच में बी है, तो मतलब ये इसके बराबर है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। सेकेंड, सी मिड पॉइंट है बी डी का, ये जो सी है ये बी डी का मिड पॉइंट है, तो मतलब
BC किसके बराबर होगी, CD के, BC बराबर CD है, तो यहाँ से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही BC के इक्वल है, तो AB बराबर हो जाएगा आपके CD के, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं आपको, उनकी साइड मेजर करनी है। चेक करो कि क्या सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ये आप देखेंगे ये ट्रू है, और ये जब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में तब आपको बताया भी जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बराबर होता है, बड़ा होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड आपको 5 दी है, एक साइड आपको 6 दी है और तीसरी साइड मान लीजिए आपको 12 दे दी, तो 5 + 6 11 हो गए और तीसरी साइड 12 हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये साइड हमेशा इन दोनों के सम से कम ही होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 साइड आपको ट्रायंगल की दे देंगे, मान लीजिए ये 7 दी, ये 3 दी, पूछेंगे थर्ड साइड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो थर्ड साइड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि थर्ड साइड की लेंथ 10 से कम होगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कितनी भी हो सकती है, खैर उसमें भी है, बहुत कम भी नहीं हो सकती उसकी कंडीशन, लेकिन बाद में। लेकिन अभी हमें इतना पता है कि ये 10 से कम होगी। अगर उसने कहा क्या इसकी साइड 11 हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन है उससे हमें पता लगता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर एक्सरसाइज में मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6th, बस बाकी वेरीफाई करो। डी मिड पॉइंट ये हो सकता है आ जाए, बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में आएगा आपका। क्यों मेजर करना उससे वो नहीं है, तो ये देख लेना। बाकी इससे हमें बस ये पता लगा कि हम लाइन को मेजर किससे कर सकते हैं, रूलर से, और उसकी डिवाइडर की हेल्प लेंगे तो एग्जैक्ट मेजर होगा। लेकिन रूलर से भी अगर आप करेंगे तो एग्जैक्ट होता है, बस आपका एंगल थोड़ा सा सही होना चाहिए उसको देखने का। आई का जो एंगल है, एंगुलर व्यू, वो सही हो आपका। दूसरी चीज़ हमें पता लगी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, जब एक लाइन सेगमेंट है उसके बिल्कुल बीच का पॉइंट, ऐसे कि इसके इधर की लेंथ और इसके इधर की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जितना इधर है, अगर इधर 4.5 सेंटीमीटर है और इधर भी 4.5 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट के बारे में पता लगी। तीसरी चीज़ हमें पता लगी, एक ट्रायंगल में 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। अगर इनका सम 4 + 3 7 है, तो थर्ड वाली साइड 7 से छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 का सम 7 है और तीसरी साइड बड़ी हो गई, 9 सेंटीमीटर हो गई, ऐसा नहीं होता है। बस ये कुछ चीज़ें इस एक्सरसाइज से हमने सीखी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली एक्सरसाइज आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।